नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मतदान की बारी, कौन किस पर भारी। जी हां, मतदान की घड़ी अब नजदीक आ गई है और यह भी जल्द साफ हो जाएगा कि किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ी। क्योंकि बीजेपी जहां आधी आबादी को साधती दिखी तो कांग्रेस ने ओबीसी और आदिवासियों को लुभाने में पूरी ताकत लगा दी। दोनों दल के नेताओं ने सभाओं में इन वोट बैंक को साधने के लिए एक दूसरे पर जमकर वार भी किए। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी को महिला वोटर्स का साथ मिलेगा? क्या कांग्रेस पर फिर आदिवासी और ओबीसी भरोसा करेंगे? अब की बार किसका प्लान ज्यादा कारगर रहेगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। ओबीसी और आदिवासियों को लुभाया, आधी आबादी को रिझाया। कामयाब होगा किस पार्टी का प्लान? कल एमपी की जनता करेगी मतदान। मध्य प्रदेश में मतदान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 17 नवंबर को वोटर्स बटन दबाकर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर देंगे। दरअसल मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अगर बात पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करे तो पूरे चुनाव में उसका फोकस सबसे ज्यादा आधी आबादी पर ही दिखा। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना लागू कर मास्टर स्ट्रोक चला। मतदान से एक दिन पहले भी शिवराज लाडली बहनों के बीच ही दिखे। इस योजना को बीजेपी ने हर मंच से भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस आई तबाही लाई। शिवराज जी की सरकार ने लाडली बहना लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं चलाई है, ये उनको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं सोच रहा था क्या करूं, मन बेचैन था कि बहनों की परेशानी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। तो फिर एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि सीधे अपनी बहनों के खाते में पैसा डाल दिए जाए तो उन बहनों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, खुशी से भर जाएगी। जहां बीजेपी महिला वोट बैंक पर फोकस करती दिखी तो कांग्रेस की नजर आदिवासी और ओबीसी वोट बैंक पर ज्यादा रही। राहुल गांधी हर सभा में जाति जनगणना का मुद्दा उठाते दिखे। जाहिर है कि आदिवासी और ओबीसी के सहारे ही कांग्रेस पिछली बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में कामयाब हुई थी। लिहाजा इस बार भी वो इन वर्गों को साधती दिखी। हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी काम, मध्य प्रदेश के लिए सबसे जरूरी काम, ओबीसी वर्ग के लिए सबसे जरूरी काम जाति जनगणना है। किसकी कितनी आबादी है वो पता लगाना है और आपका जो हक बनता है, आपकी जो आबादी है वो पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता लग जाएगा। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना, किसको क्या मिलना, इसके लिए हम लोग जाति जनगणना करेंगे। जनगणना में मालूम होता है कुशवाहा के कितने ग्रेजुएट है, जाट के कितने ग्रेजुएट है, जाटों के कितने ग्रेजुएट है और दूसरे बैकवर्ड क्लास के कितने हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने आधी आबादी को लुभाया तो कांग्रेस ने आदिवासी और ओबीसी पर डोरे डाले। इस दौरान दोनों दलों के बीच जमकर बयानबाजी हुई। सिंधिया और प्रियंका गांधी के बीच भी वार पलटवार देखने को मिला। हालांकि अब किसकी रणनीति कितनी कारगर रही, बीजेपी अपने प्लान में कितना कामयाब रही और कांग्रेस का निशाना कितना सटीक बैठा, ये तो चुनाव के नतीजों से साफ हो ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का चुनावी जंग जोरदार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवम शुक्ला, बीजेपी प्रवक्ता हैं, केदार सिरोही, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और राजीव खंडेलवाल, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, आज शुरुआत आपसे करते हैं। दोनों ही दलों ने अपने अपने दांव चल दिए। आधी आबादी को साधने का जतन बीजेपी ने किया और आखिरी समय में भी, आज भी जब प्रचार थम गया, शिवराज जी लाडली बहनों के दर पर पहुंचे। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने ओबीसी और आदिवासियों को साधने की पूरी कोशिश की। दोनों के दाव आपने भी देखे, किसका पलड़ा भारी पड़ रहा है, किसका दाव सफल होगा? देखिए, दोनों ही दाव जो हैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ओवरलैपिंग करने वाले नहीं है।
जहां शिवराज जी ने महिला वर्ग को पकड़ा है, जो जनसंख्या का लगभग 49% वोटर है, वहां कांग्रेस ने उस आदिवासी वोटों को पकड़ा है जिनके सहारे वो पिछले 2018 के चुनाव में सत्ता पे आई थी। तो दोनों इस बात को जानते हैं। जो जहां तक महिलाओं का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि शिवराज जी ने जो कांग्रेस ने गारंटी दी थी साहब, उसके एवज में सब महिलाओं को किस तरह से प्रभुत्व करने का प्रयास किया है, वो उसके सिर्फ लाडली लक्ष्मी का ही नहीं सवाल, लाडली बहन का ही सवाल नहीं है, उसमें उन्होंने कई चीजें की हैं। जहाँ एलपीजी की बात की है, जहाँ गरीब महिलाओं के बिल के 100 रुपए की बात की है, जहाँ 50% महिलाएं चाहेंगी वहां शराब की दुकान नहीं होगी, पंजीयन के लिए स्टाम्प शुल्क की राशि की बात की है। इस तरह की उन्होंने 8-9 घोषणाएं जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक हित की हैं, जो इस बात को वो दर्शाना चाहते हैं कि हम महिलाओं के हित हुई हैं। लेकिन एक बड़ा जो मुद्दा है कि आखिर जनता इन घोषणाओं से कितना प्रभावित होगी, इसको आकलन करने की बात है। जहां तक जमीनी धरातल की बात है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाडली लक्ष्मी योजना का प्रभाव हमको दिख रहा है। और ब्रजेश जी, मैं आपको एक उदाहरण गिना सकता हूं, जहां सरकारी स्तर पर लाडली बहना योजना परिसर में लागू हुआ। यहाँ बैतूल में कांग्रेस के उम्मीदवार ने जो 50,000 बैतूल में हितग्राही हैं, वहां पे उन्होंने, ऐसा ज्ञात हुआ है, ऐसा लोग बता रहे हैं कि वहां पे दिवाली के साथ जैसी लाडली लक्ष्मी की लाडली बहन की सरकारी पैसा गया खाते में, उसके दूसरे दिन उन्होंने 2,000 रुपए के लिफाफे और मिठाई के पैकेट के साथ ये कह के दिए कि अगले महीने भी आपको राशि मिलेगी। तो लाडली बहना का प्रभाव है निश्चित रूप से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। सवाल ये है कि वो कितना इफेक्टिव है और क्या वो डिसीजिव है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि लेकिन दोनों ही फार्मूले आजमाए हुए हैं। यदि आप लाडली लक्ष्मी कर रहे हैं तो लाडली बहना से पहले लाडली लक्ष्मी आई थी। इस योजना का बीजेपी को निश्चित तौर पर पिछले चुनाव में फायदा मिला था और अब लाडली बहना लाए। लेकिन ओबीसी की हम बात कर रहे हैं, जनगणना की, जातीय जनगणना की, उससे तत्काल कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो दोनों में बहुत अंतर है। नहीं, देखिए, तत्काल आपका कहना बिल्कुल सही है। डीपी जो मोदी जी की जो डायरेक्ट बेनिफिशियल योजना को डायरेक्ट जो खाते में मिल रहा है, वो उसका तत्काल लाभ, उसका फायदा मिलता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस मामले में कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस पे 20 है, 19 नहीं है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल जब आता है कि उसके साथ दूसरे काउंटर फैक्टर जो हैं, वो क्या उसको नल एंड न्यूलिफाइड कर रहे हैं, या वो उस योजना के साथ उसको और एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये आपको देखना होगा। क्योंकि वो भी 70% ओबीसी का सवाल आता है, तो कम वोट वो नहीं है। और 70% ओबीसी पे जहां पे भाजपा उस तरह से रीएड्रेस नहीं कर पा रही है जिस तरह से कांग्रेस बड़े अटैकिंग मोड में कर रही है। और इसलिए ये आज पिछड़ा वर्ग को हमने देखा है, वो आज जिस तरह से एकमुश्त हो रहा है, और जिस तरह के आप सोशल मीडिया में आप देख रहे हैं, जिस तरह के वायरल वीडियो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो ये तो परिणाम बताएंगे कि लाडली बहना की काट ओबीसी जातिगत जनगणना की जो दाव है कांग्रेस का, वो कितना सफल है। ठीक है सिरोही, मैं आ रहा हूँ दूसरे दौर में आ रहा हूँ खंडेलवाल जी आपका। सिरोही जी, दाव तो आपने भी चल दिया, बीजेपी ने भी चल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना आप पर भारी पड़ रही। यदि भारी नहीं पड़ रही होती तो एक चरण के चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर गृह लक्ष्मी योजना की जानकारी नहीं देना पड़ती, ना वादा करना पड़ता कि हमारी सरकार बनी तो बहनों को भी राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश की एक तरह से नकल। देखिए, आपने इस बार पूछा है कि कौन किस पे भारी है। हमेशा असत्य पर सत्य भारी रहा है। तो इस बार जो बातचीत है, वो जो मध्य प्रदेश में लड़ाई है, वो असत्य के खिलाफ सत्य की है, तो सत्य भारी है, सत्य कांग्रेस के साथ है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार पर जो मार है, आम जनता को जिस तरीके से लूटा गया है, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कांग्रेस मैदान में है, इसलिए कांग्रेस भारी है। तीसरी बात, भाजपा ने सिर्फ सिलेक्टेड वोटरों को सत्ता पाने के लिए प्लानिंग किया। हमने सिर्फ सत्ता पाने के लिए नहीं, जन कल्याण के साथ हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। 15,000 रुपए प्रति मंथ देने की बात हमारी हो रही है। 1500 रुपए
पूरा 1500 नहीं, पूरा अगर एवरेज देखेंगे, इंश्योरेंस का, गैस की टंकी का, सम्मान निधि का, ये तमाम चीजों का, स्वास्थ्य का, तमाम जगह देखेंगे तो आज हमने उसको एडिट में भी दिया था और वो सबके सामने है। बात फिर आई हमारे किसानों की, हमने व्यापारियों का, हमने मजदूरों का, हमने प्रशासनिक अधिकारियों का। आप देखिए, आप खुद देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक जो सेवा में है, जो राज्य की सेवा में है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनकी जो ओपीएस की हमने बात की है, पूरा का पूरा मतदान हमारे पक्ष में हुआ है। आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा पर, भाजपा की लूट पर, भाजपा के भ्रष्टाचार पर, भाजपा की अनैतिक नीतियों पर, भाजपा का अत्याचार पर कांग्रेस का सत्य भारी है, जनता का जन कल्याण भारी है, जनता की उम्मीद भारी है और माँ बेटे और परिवार के भविष्य का जो रोड मैप, अच्छा रोड मैप, वो भारी है। ठीक, तो सत्य भारी है और सत्य कांग्रेस के साथ है। शिवम जी, ओबीसी या बाकी के मुद्दे उनके भारी पड़ रहे हैं। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश में एकदम स्पष्ट है, यह चुनाव विश्वास बनाम विश्वास का है। मध्य प्रदेश की जनता जब कल मतदान करेगी तो उसके दिमाग में निस्संदेह यह बात होगी कि 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने मत प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कमी रखी, जिसके कारण हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। वोट ज्यादा होने के बावजूद भी जो वह दहाई का आंकड़ा होता है, मैजिकल फिगर होता है, उस तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाई और इस प्रकार से एक यहाँ दुरावस्था और कुशासन वाली सरकार आई। हमने देखा कि इस प्रकार से कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के विश्वास को ठगने का काम किया। पूरी सरकार बंटाधार के इशारे पर चली और कमीशननाथ ने खूब मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी का अपना उद्योग वल्लभ भवन से लेकर के थाना तहसील तक संचालित किया। उससे मध्य प्रदेश की जनता को एक अनुभव हुआ जो 10 वर्षों वाली दिग्विजय सिंह से के सरकार की उनको याद दिलाने का काम किया और स्वाभाविक तौर पर कल जब जनता मतदान करेगी इन तमाम चीजों को दृष्टिगत रखेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 20 वर्षों के सुशासन का रोड मैप है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे प्राथमिक विषयों से आगे निकल करके मध्य प्रदेश आज देश के विकास और प्रगति में गति देने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, 80 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है, 5000 किलोमीटर की जहां सड़कें थी आज वहां 5 लाख किलोमीटर की सड़कें हैं। आज मध्य प्रदेश महज सड़कों के बारे में नहीं सोच रहा है, हम एक्सप्रेस हाईवे के बारे में सोच रहे हैं। मध्य प्रदेश आज केवल बिजली की उपलब्धता के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि प्रचार भले ही थम गया हो शिवम जी, शिवराज जी की झूठ की मशीन थम नहीं रही है, रुक नहीं रही है। प्रियंका गांधी तो कह गई कि उनके लिए 3 दिसंबर के बाद एक नया रोल भी मिल जाएगा फिल्म इंडस्ट्री में। वो तो अमिताभ बच्चन को भी मात दे रहे हैं। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री से किसकी करीबी है, जैकलीन के कंधे पर किसका हाथ है, कौन बॉलीवुड की हस्तियों के बीच उठता बैठता है, ये पूरा मध्य प्रदेश इसका गवाह है। मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी है। शिवराज सिंह चौहान जी अपने चाहे छात्र जीवन के बाद से लेकर के आज तक का उनका जीवन जनता की सेवा में ही समर्पित रहा है। कभी वह बॉलीवुड में रंगरैलियां मनाने नहीं गए। या तो इसका जवाब कमलनाथ जी को देना चाहिए। कई मशहूर हस्तियों ने अपनी किताबों में लिखा है कि संजय गांधी के लिए कमलनाथ जी कौन से कृत्य किया करते थे, कौन सा डिपार्टमेंट संभालते थे, या पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है। इतने वर्षों तक कमलनाथ जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में मध्य प्रदेश के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने जब भी अवसर मिला मध्य प्रदेश को ठगने का काम किया, केंद्र में मंत्री रहते हुए या फिर दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री के रूप में सहयोग करके। और आज आप एक बात समझ लीजिए, कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता का तो छोड़िए, उनके अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं अर्जित है। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह उनके कपड़े फाड़ने की बात करते हैं, जैसे राहुल भैया अपनी विधानसभा सीट से बाहर नहीं निकल रहे, सुरेश पचौरी घर में कहीं ना कहीं आराम की अवस्था में बैठे हैं, कोप भवन में बैठे हैं, जीतू पटवारी अपनी विधानसभा नहीं छोड़ रहे हैं, अरुण यादव खेतीबाड़ी का कारोबार कर रहे हैं। उस स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी किसके बलबूते पर दम भर रही है सरकार में वापस आने का? मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अडिग है, अटूट है और इन चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। आज हम मध्य प्रदेश को गढ़ने का काम किया, उससे आगे ले जाने की दिशा में 2047 में प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि विश्व के उत्कर्ष पर भारत पहुंचे और उसमें मध्य प्रदेश का योगदान अतुल्य होने जा रहा है। मध्य प्रदेश निर्धारित करेगा कि यहाँ मध्य प्रदेश में जो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक संभागीय हेडक्वार्टर में जब हम IIT और एम्स के तर्ज पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हम जब गेहूं की कीमत 3100 रुपए प्रति बोरा देंगे, धान की कीमत 2700 रुपए प्रति बोरा देंगे। ये आपके घोषणा पत्र में आ गया। जवाब ले लेते हैं। आपने 2 आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप हैं। चीज को भी निर्धारित करेंगे कि जो आदिवासी अंचल है वहाँ एयर कनेक्टिविटी हो, वहाँ हॉस्पिटल्स हो, तो स्वाभाविक तौर पर जनता अपने विकास को देख करके मतदान करेगी। जनता सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए मतदान करेगी। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। ठीक है,
केदार जी, दो आरोप लगाए उन्होंने बताया है कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में किसका योगदान है, कौन वहां पे रंगरेलियां मनाने जाता है। आप पर आरोप है, आपके नेताओं पर। दूसरा, उन्होंने कहा क्यों भरोसा करें आप पर, भरोसे का संकट है। और शायद ये संकट आपको भी महसूस हो रहा होगा, तब तो आपने अपने सारे प्रत्याशियों से शपथ पत्र भरवाया है, शपथ पत्र दिलवाया है घोषणा पत्र के साथ साथ कि वो सारे गारंटियां जो पार्टी ने दी हैं उनको पूरा करेंगे। देखिए, ये लोकतंत्र में सबसे पहला जो प्रत्याशी जो लड़ता है उनका विश्वास जनता के बीच में होना जरूरी है। उसके लिए वो चीज हुई है और वो एक लीडर थी और उसके कमिटमेंट को दर्शाता है। आज भाजपा में हो क्या रहा, भाजपा की जो सेंट्रल नेतृत्व को मध्य प्रदेश में क्यों लाया गया, क्योंकि इनके यहाँ पर इस लेवल पर भ्रष्टाचार हो गया, कमीशन खोरी इस लेवल पे आ गई कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश, कौन सा मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं? शिवम गुप्ता जी मेट्रो ट्रेन चली नहीं, पर बोलते हैं मेट्रो ट्रेन से ज्यादा स्पीड से है, समझ ही नहीं पड़ने देते हैं। सवाल यह है कि ये मध्य प्रदेश आंदोलन प्रदेश बन चुका है। ब्रजेश जी, युवा आंदोलन, अधिकारी आंदोलन, इनको बंद करिए, इनको बंद करिए पहले। अधिकारी आंदोलन, स्टूडेंट आंदोलन, किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, मजदूर आंदोलन, कितने बड़े बड़े आंदोलन मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। और इनका जो सुशासन की जो बात कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से सुशासन में बदल चुका है, लोगों के शोषण में बदल चुका है, अत्याचार में बदल चुका है। सिर्फ भाजपा का एक काम है, मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और अपनी और अपने लोगों की जेब भरने का काम किया। इन्होंने सरकारी पैसे का अपनी जेब में डालने का काम किया। लोगों के नाम पर लोगों के निवाले को खा गए, ये लोगों का निवाला खा गए। और जब इस घोटाले की जब जांच पड़ताल आई तो इन्होंने बल्लभ भवन में आग तक लगा दी। ये लोग ये सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा के लोग सिर्फ और सिर्फ लूट खरोट में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनके सारे लोग नीचे से लेकर ऊपर पैसों के लिए काम करते हैं। आ रहा हूं मैं आपको, उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज। अब मेरा सवाल है, मेरा सवाल है शिवम, मेरा सवाल है 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने बोनस क्यों बंद किया? आपने सोयाबीन का 500 रुपया बोनस क्यों नहीं दिया? आपने जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा की राशि क्यों नहीं दी? आपने बीमा में घोटाला क्यों किया? आपने मंडी में सोयाबीन के भाव क्यों गिरा है? मक्का के भाव क्यों गिरा है? आपके राज्य, लेकिन वो तो आप पर आरोप लगाते हैं केदार जी कि आपने प्रीमियम ही जमा नहीं किया था जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी। वो आप पर ही आरोप लगाते हैं कि प्रीमियम भी जमा नहीं किया था जब कमलनाथ की सरकार आई थी तब। जी, हमने कर दिया था, तभी जाके सरकार 23 तारीख को सरकार गिरी और 25 को बीमा आ गया, 25 को बीमा आ गया। ये आप कागज देखिए, हमने प्रीमियम जमा किया था, उसके कारण हुआ। ये कौन सा नियम बता रहे हैं आप? उसकी एक कट ऑफ डेट होती है भाई, टेक्निकली समझ लो, उसकी एक कट ऑफ डेट होती है। कट ऑफ डेट के बाद में अगर फसल बीमा का प्रीमियम नहीं होता तो वो खत्म हो जाता है। कट ऑफ डेट से पहले हम लोगों ने पैसा जमा किया। अरे मैं खुद अरे भाई शिवम, अरे शिवम भाई मैं खुद उस कमेटी में था। आप तो इधर बाहर प्रवक्ता, मैं उस कमेटी में था भाई। ये ब्रजेश जी जानते हैं, मैं सलाहकार परिषद में रहा हूँ, मैं किसानों के लिए ही काम करता हूँ। और आप आ जाने दीजिए प्लीज, उनकी बात आ जाने दीजिए। चाहिए आपको खेती का क्या मालूम नहीं है, और आप खेती की बातें करने लगे हो। सवाल ये है, आपके लोग, रेत माफिया कौन है? ये शिवराज कौन है? ये नर्मदा की रेत चोरने वाले? ये डंपर वाला कौन है? ये व्यापम घोटाला वाला कौन है? ये पुलिस भर्ती में घोटाला करने वाला कौन है? ये पटवारी घोटाला करने वाला कौन है? ये जो घोटालेबाज हैं ये आपकी अपनी पार्टी के हैं, आपके लोग हैं। शिवराज का नाम जो है वो घोटालेबाज है। लेकिन केदार जी की बातें कर रहे हैं, ये बातें आप डिबेट में करते हैं, लेकिन आपके घोषणा पत्र में आपके नेताओं के ऐसी कोई वादा नहीं किया कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो भ्रष्टाचार की किस स्तर पर जांच कराएंगे। सिर्फ भाषण में है आपके और बयानों में। हम कराएंगे
अरे पूरी कमलनाथ जी जांचें से होगी। पूछ लो, अपने हम आयोग भ्रष्टाचारों बना की रहे जांच हैं, कराएंगे। हम आयोग लेकिन बना रहे इनसे हैं, पूछ लो अपने 10 वर्षों 15 वर्षों पहले के हम कार्यकाल की आयोग जांच बना रहे हैं, कराएंगे। पूरी अगर जांच कमेटी आयोग बना रहे की हैं, जांचों हर में भी विभाग आपके की नेता ही 18 फंसते साल हुए की नजर आएंगे। कोऑपरेटिव और को ये लेके केजरीवाल के हकीम पुलिस सपने हैं प्रशासन जो में, कभी गृह पूरे नहीं होने मंत्रालय में, चाहिए। सहकारिता में, महिला बाल विकास में, स्कूली शिक्षा में, जहाँ जहाँ घोटाले हुए हैं सबकी SIT गठित करके हम लोग देखिए, जांच हर करेंगे। दिशा ये में हमने कितने वचन भी दिया है और जो विभागों के वादा आप किया नाम ले है। लें, भाजपा को वहाँ इसी पे का भारतीय दुख है, जनता पार्टी की भाजपा सरकार को ने इसी का सुशासन डर के है, दयायान स्थापित भाजपा किए को और इनकी इसकी परेशानी साक्षी और है, गवाह मध्य प्रदेश इसलिए की ये लोग इस 7.5 तरह की करोड़ से ज्यादा बातें कर रहे हैं जनता और है। ये भाग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये लोग भाग रहे हैं। खंडेलवाल जी, दोनों ने आरोप लगाए, चुनाव प्रचार थम चुका है, मतदाता भी खामोश है। लेकिन इस बार जो कहा जा रहा था कि कांटे का मुकाबला है, चाहे वो प्रचार में वैसा शोर सुनाई नहीं दिया, वैसा तेज, वैसा आक्रमण सुनाई नहीं दिया, वैसे हमले नहीं हुए, इसको क्या माने अपन कि कांग्रेस शांत हो गई, या वो जो कहती है कि जनता हमारा चुनाव लड़ रही है तो जनता के भरोसे ही रह गई? जनता ज्यादा समझदार हो गई है ब्रजेश जी, जी, जो अब उसको चुनाव के मतदान देने के पहले उसको एक्सप्रेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि जनता समझती है कि हमारा मत का अधिकार का महत्व क्या है और 5 सालों में किन जनप्रतिनिधियों ने, किन राजनीतिक पार्टियों ने हमारे साथ क्या, हमारे हितों के लिए कौन से काम किए हैं, अधिकारियों के लिए कौन से कार्य किए हैं या कौन से आंदोलन किए हैं। इसलिए भ्रष्टाचार की जो बात हो रही है, मुझे जो ख्याल आता, आपको भी मालूम होगा, 600 कुछ लिस्टों की कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की लिस्ट जारी की थी। शिवराज सिंह जी भी कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, लेकिन ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की सीमा तक ही सीमित है। हम पूरे देश में देखते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार जो है एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाने का मात्र एक हथियार रह गया है और सिर्फ लोगों को डराने, धमकाने और अपने पार्टी में लाने का हथियार रह गया है, जहां आरोप लगाए जाते हैं और वहां पे फिर कुछ समय बाद उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करके उन्हें ईमानदारी का तमगा दे दिया जाता है। लेकिन भले ही आरोप लगते हों, लेकिन हमने सरकारों भी जाते देखी हैं। यूपीए सरकार भ्रष्टाचार के आरोप के चलते ही बाहर हो गई। अकेला, देखिए, अकेला मुद्दा नहीं था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अकेले पे गई है। यूपीए की जो सेकंड टर्म था, वो सेकंड टर्म में कहीं ना कहीं दिशाहीन उनके काम हुए हैं और उसमें कई मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, पेट्रोल डीजल का मामला हो, ऐसे कई सेंसिटिव मुद्दे थे जिसके कारण तो मुद्दे कह ही रहते हैं, लेकिन असर कारक कौन सा रहता है, किस पर जनता अपने मतदान का प्रयोग करती है। माफी चाहता हूं खंडेलवाल जी, के समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकतंत्र बड़ा परिपक्व हो गया है, मतदाता समझदार हो गया है, वो दोनों ही दलों को या जो अन्य दल हैं उनकी बात को सुनता है और वो जानता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए, किसने 5 साल में उसके लिए काम किया, किसने नहीं किए, किसने वादे किए, किसने पूरे नहीं किए। खामोशी से सुन रहा है सबको, लेकिन जब मतदान करने जाएगा तो उसे पता है कि किसे मतदान करना है, किस पर भरोसा करना है और ये किस पर इस बार भरोसा करने वाले हैं मतदाता, इसका पता 3 दिसंबर को चल जाएगा। तब तक इंतजार कीजिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।